हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव टू बनी का पार्ट 13 स्टार्ट कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग युनमक के लिए वापस चला जाता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। पर विंग ना गुसू से चला तो गया था, लेकिन वो यहाँ से जाने के साथ साथ अपना दिल यहीं लैन वांगजी को देकर चला गया था। विंग को लैन वांगजी से बहुत प्यार हो गया था, बहुत ज़्यादा। वो बहुत ही सैड और उदास मन से वापस अपने क्लान लौटा था और वांगजी को भी विंग से लगाव हो गया था। उसने इनडायरेक्टली ही सही, पर विंग को उसने प्रपोज किया था, वो प्यूनी फ्लावर दे करके। उस प्यूनी फ्लावर का मतलब भी यही होता है कि वांगजी कि वो व्यक्ति जिसे वो प्यूनी फ्लावर दे रहा है वो उससे प्यार करता है। उस प्यूनी फ्लावर का मतलब भी यही होता है। तो वांगजी ने विंग को वो प्यूनी फ्लावर दिया था, और तो इसका मतलब यही था कि वांगजी उससे बहुत प्यार करता है। उस फ्लावर के हर एक कलर का एक मीनिंग था, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था, और उन हर मीनिंग का ये मतलब था कि वो उससे प्यार करता है। वांगजी ने अपने मुँह से तो कुछ नहीं कहा, पर उस फ्लावर को उस फ्लावर के ज़रिए उसने काफ़ी कुछ विंग से कह दिया था, जो कि विंग शायद समझ गया था। तो विंग के जाने के बाद वांगजी भी बहुत ज़्यादा उदास था, और यहाँ लैन से चैन ये भी बहुत ज़्यादा सैड थे, क्योंकि जांग चैंग चला गया था। उन्हें अपनी पूरी लाइफ में पहली बार कोई ओमेगा पसंद आया था, और वो भी जांग क्लान का ओमेगा उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। कुछ पल के लिए ही सही वहाँ विंग जांग चैंग उनके साथ रहा, पर उन्हें बहुत अच्छा लगा। और उसके जाने के बाद ना, जो लैन से चैन है वो जांग चैंग को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो दोनों भाई सैड थे और उदास हो करके अपने अपने रूम में, मतलब जो लैन से चैन है वो अपने हांगसी में, और जो वांगजी है वो अपनी जिंगसी में बैठा हुआ था। वो जिंगसी में बैठ करके अपने उसी जो बनी है उससे जो विंग देकर गया था, उस बनी को सहला रहा था, उसके बालों को, और विंग को याद कर रहा था कि विंग कितना कितना सुंदर है, कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। बार बार वांगजी के सामने विंग की वो शाइनिंग आइज़ आ रही थी, उसके वो स्माइल करते हुए बनी लिप्स जो वांगजी के सामने आ रहे थे। वांगजी को विंग का फेस उसकी नज़रों के सामने जैसे बार बार आ रहा था, और विंग को वो बहुत याद कर रहा था। उसकी पूरी जिंगसी में विंग की यादें हैं। विंग बनी फॉर्म में किस तरह वांगजी के साथ खेलता था, वांगजी उसे याद कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा था विंग को। और यहाँ विंग की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। जब से वो गुसू से वापस पहुँचा है युनमक, तब से वो अपने में ही नहीं है, वो अपने में ही खोया रहता है। पहले विंग सबसे बात करता था, सब बच्चों के साथ खेलता था, पर वो अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अपने रूम में बिताता है। और वो जो उसने प्यूनी फ्लावर वांगजी ने उसे दिए थे ना, तो उन प्यूनी फ्लावर को वो बस देखता रहता है, और उसने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के ज़रिए, मैजिक के ज़रिए उस फ्लावर को अभी भी उसने फ्रेश रखा हुआ था, जो कि फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और विंग बहुत ज़्यादा याद करता है वांगजी को, बहुत ही ज़्यादा। और उसकी याद में उसने बहुत सारी पेंटिंग बनाई है वांगजी की। वो बैठ कर के आर्ट करता है और वांगजी की वो पेंटिंग बनाता है, जैसे जैसे उसने वांगजी को देखा था। जैसे कभी वांगजी बैठ कर के वो जब मेडिटेशन करता है, किस तरह अपनी आइज़ को क्लोज करके वो लोटस पोजीशन बैठ के मेडिटेशन करता है। कभी बुक पढ़ता हुआ वांगजी, उसने इस तरीके से ना वांगजी की बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी, सिर्फ उसे इमेजिन करके। और कुछ समय इसी तरह से बीत जाते हैं, पूरे 15 दिन बीत जाते हैं। इन 15 दिनों में विंग ने बहुत ज़्यादा मिस किया वांगी को, और यहाँ वांगजी ने भी विंग को बहुत ज़्यादा मिस किया। अब हम देखते हैं कि इस समय विंग अपने किलान में, एक पाउंड है, उस पाउंड में, उस तालाब में आधा डूबा हुआ था, और एक बकेट में वो बहुत सारे लोटस सीड को इकट्ठा करा था, और उसके साथ में बहुत सारे छोटे बच्चे थे और कुछ ओमेगा गर्ल्स भी थी, जो कि विंग के साथ उसी पाउंड में थी और उसकी मदद करा रही थी। और पाउंड के किनारे वहाँ पाउंड के किनारे ना यानली बैठी हुई थी और विंग को देख रही थी। काफ़ी देर हो गई थी, विंग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहा था, उनके साथ में बहुत फ़न कर रहा था, और उस सीड को इकट्ठा कर रहा था, जो कि वो सीड तो बिल्कुल भी बकेट में भरी नहीं रही थी, क्योंकि विंग खेल ज़्यादा रहा था और सीड्स को इकट्ठा कम कर रहा था, लोडेड सीड को। तभी यानली ने आवाज़ लगाई, कहती है
कि आशियान, अब तुम बाहर आ जाओ, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। तुम कब तक ऐसे ही तुम कब तक वहाँ खेलते रहोगे? बहुत देर हो गई है, चलो वापस आओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो विंग कहता है कि सीजे, अभी तो ये बकेट फुल ही नहीं हुई। माँ ने कहा था जब तक ये बकेट फुल ना हो जाए तब तक मैं उनके उनके पास ना जाऊँ। माँ ने मुझे पनिशमेंट दी है। तो यानली हंसती हुई बोलती है कि आशियान, यदि तुम बीमार हो गए ना तो माँ तुम्हें फिर से पनिशमेंट देगी। चलो बाहर आओ तुम। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है सीजे, मैं आता हूँ। फिर विंग बाहर आकर के सीजे के पास बैठता है और वो दिखाता है कि देखो, इतनी ही हुई है ये बकेट, इस बकेट में लोटस सीड मैं इतनी ही ले पाया। ये सारे बच्चे और ये सारी गर्ल्स ना बहुत कामचोर हैं, कुछ नहीं करते। ये सब मिल करके मेरी एक बकेट को भी नहीं भर पाए। तब यानली हंसने लगी और स्माइल करते हुए बोलती है कि आशियान तुम बैठो यहाँ। विंग उसके पास बैठा तो विंग के हेयर ना भीगे हुए थे, तो उसके बालों से पानी को झड़ाते हुए बोलती है कि आशियान, तुम ज़्यादा देर तक रहोगे तो बीमार हो जाओगे, और बताओ कि तुम्हें माँ ने पनिशमेंट क्यों दी थी। तब विंग ने उसकी तरफ देखा और एक बहुत प्यारा सा पाउट बनाया और अपने फेस को पाउट बना के यानली की तरफ देखते हुए बोलता है बहुत ही क्यूटली कि मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो बस रूम में बैठ करके लैंजन की पेंटिंग बना रहा था। वहीं माँ ने देख ली। जब माँ ने देखा कि मैंने लैंजन की कितनी सारी पेंटिंग बनाई है तो इसके कारण ना माँ नाराज़ हो गई। उनका कहना है कि लैंजन मेरे लिए नहीं बना है और मैं उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूँ, जो कि मैंने भी माँ से कह दिया है कि मैं वेडिंग करूँगा तो सिर्फ लैंजन से करूँगा, किसी और से नहीं करूँगा। तो यानली कहती है कि विंग, माँ जो कह रही है सही कह रही है। आशियान, माँ तुम्हारे बारे में बहुत सोचती है, उन्हें बहुत फिक्र रहती है। जो लैंड वांगजी हैं वो तुम्हारे लिए नहीं बने। तुम एक बनी हो, वो एक ड्रैगन है और उनकी शादी एक ड्रैगन से ही होगी, ये भविष्यवाणी हुई है। तो विंग ना इरिटेट हो गया और कहता है कि बस सीजे, आप भी मत भूलिए, मैं बोर हो गया हूँ ये सुन करके कि उनकी शादी एक ड्रैगन से होगी। मैं नहीं मानता। आपको याद है ना कि वो प्यूनी फ्लावर उन्होंने मुझे दिए थे, लैंजन ने मुझे दिए थे। इसका मतलब लैंजन मुझसे प्यार करता है और मैं भी लैंजन से प्यार करता हूँ। देखना एक ना एक दिन हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। तो यानली कहती है कि पता नहीं वो प्यूनी फ्लावर तुम्हें क्यों दिए हैं लैंजन ने। मुझे भी डाउट होता है कि कहीं सच में वो प्यार तो नहीं करता, पर हम इसे सही नहीं मान सकते विंग। ये हमारा सिर्फ हमारी थिंक है। हो सकता है कि उसने तुम उसे बहुत अच्छे लगे हो, पसंद आए हो, इसलिए उसने वो फ्लावर दे दिए होंगे। फ्लावर का मतलब से प्यार करना ही नहीं होता। तो विंग कहता है कि मैंने अच्छे से पढ़ लिया है कि वो प्यूनी फ्लावर हम उसी व्यक्ति को देते हैं जिससे हम प्यार का इजहार करते हैं। मैंने बुक में पढ़ा है और लैंजन ने मुझे दिए हैं, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करता है। तो यानली स्माइल करती है और कहती है कि ठीक है, समय ही बताएगा ये आशियान। चलो अब चलो और चल करके तुम चेंज कर लो वरना बीमार हो जाओगे। तो विंग ने उसकी बात पर नोट किया। जैसे ही विंग उठ करके वहाँ से जाने लगा तभी एक बटरफ्लाई उड़ती हुई आती है और विंग के ईयर के पास आ करके वो बटरफ्लाई से आवाज़ आती है, जो कि वो आवाज़ ना लैंजन की थी। उस लैंजन की आवाज़ में उस बटरफ्लाई ने बोला कि ईंग ईंग, मैंने तुम्हारे बनी का बहुत ख्याल रखा है, क्या तुम मेरी बनी का ख्याल रख रहे हो। इतना बोल के अब बस बटरफ्लाई ने इतना ही बोला उसकी ईयर में और वो बटरफ्लाई वहाँ से गायब हो गई। और जो विंग है वो चारों तरफ देखने लगा कि ये क्या था, मुझे अभी लंचन की आवाज़ सुनाई थी। वो तो यानी कहती है क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्या देख रहे हो। तो विंग चारों तरफ देखते हुए बोलता है कि सीजे, मैंने अभी लंचन की आवाज़ सुनी। उसने बोला कि ईंग ईंग, क्या मैं तुम्हारे बनी का ख्याल रख रहा हूँ, क्या तुम मेरे बनी का ख्याल रख रहे हो। तो यानली ने चारों तरफ देखा और विंग भी चारों तरफ देख रहा था, मतलब पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने सुना, मैंने अभी आवाज़ सुनी। तो यानली ने उसके सर पे एक टैप किया और बोलती है कि विंग, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो उसके बारे में, चलो अब हम अंदर चलते हैं। तो विंग ने चारों तरफ देखा और वो बहुत कंफ्यूज हो गया। इसके बाद ना वो अपनी सीटी के साथ अंदर चला गया। अब हमें सीन दिखाया जाता है नाइट का। आज के दिन अमावस की रात थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा घना अंधेरा था। पूरे पूरे वर्ल्ड में ही अंधेरा था, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अंधेरा था, क्योंकि अमावस्या की रात थी। और आज के दिन इस रात में कोई जंगल में बहुत
तेज़ी से भागता हुआ जा रहा था और उसके साथ में ढेर सारे बच्चे थे। वो एक लड़की थी, वो आगे दौड़ती हुई चली जा रही थी और उसके साथ में काफ़ी सारे बच्चे थे, जो कि वो बच्चे भी ना भाग रहे थे। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे एक चेन की तरह हाथ पकड़ा हुआ था। वो लड़की ने भी उस बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था और वो लोग आगे दौड़ रहे थे और उन सारे भी आगे लड़की थी, पीछे बीच में बच्चे थे और उनके पीछे एक और बड़ा सा लड़का था। वो लोग भाग रहे थे। उन दोनों ने, उस लड़की और लड़के ने, उन दोनों लोगों ने ना पूरे रेड कलर के रोब्स पहन कर रखे थे, जिससे पता चल रहा था कि ये लोग वैन क्लान के हैं, वैन क्लान के रहने वाले हैं। और उस लड़की के हाथ में एक तलवार थी और और दूसरे हाथ से उसने उस बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था। सारे बच्चों ने हाथ पकड़ा हुआ था। तभी वो पीछे से लड़का बोलता है कि जल्दी भागो, वो लोग बस हमारे पीछे आ ही रहे हैं। और उनके पीछे ना काफ़ी सारी पपेट लगी हुई थी और घोस्ट पड़े हुए थे उनके पीछे। अभी सामने से एक घोस्ट आते हुए उस लड़की के ऊपर उस घोस्ट ने अटैक किया अपने पावर से। तभी उस लड़की ने तलवार निकाली और उसने उसने उस घोस्ट के ऊपर अटैक किया। जैसे ही उस लड़की ने जो तलवार निकाली ना, तो उस तलवार से इतनी तेज़ लाइट प्रकट होती है, पूरे रेड कलर की लाइट प्रकट होती है, जिससे ना उस अमावस्या के अंधेरी रात में उस जंगल में एकदम से लाल कलर की रोशनी फैल गई, जिससे वो उजाला हुआ। और वो बच्चे सामने देखते हैं तो उनके सामने ना बहुत भयानक अजीब तरह का एक वहाँ पर घोस्ट खड़ा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, जिससे कि वो सारे बच्चे ना एकदम से डर गए और चीख पड़े बहुत तेज़ी से। तो उस लड़के ने कहा कि सब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सीजे है ना हमारी। तभी जो वो लड़की है वो बोलती है कि वैनिंग, तुम इन सारे बच्चों को ले करके यहाँ से जल्दी जाओ और हमें गुसू पहुँचना है, कैसी भी हालत में जल्द से जल्द हमें गुसू पहुँचना है। तो उस लड़की ने उस घोस्ट के ऊपर अटैक किया। इतना ज़्यादा अटैक था वो कि वो जो घोस्ट था वो एक पल में ही वहीं पर से गायब हो गया, मतलब वो घोस्ट ख़त्म हो गया और वो वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद उस लड़की ने स्पेल पढ़ी और उन सारे बच्चों के ऊपर उसने एक कवच बनाया, गोल कवच बनाया। और उस कवच, वो जो कवच था उस लड़की के ऊपर भी सब उसने अपनी और बच्चों अपने साथ में उन बच्चों के ऊपर भी कवच बनाया, जिससे कि वो जो पपेट है और वो घोस्ट है वो उनके ऊपर अटैक ना कर पाए। वो लोग बहुत मुश्किल से बचते बचाते पहुँचते हैं, घूसों के लिए निकलते हैं, पर वो इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था उस अंधेरे में। और वो बच्चे ना गिर रहे थे, उन्हें चोट लग रही थी। उसमें से एक बच्चा बीच में गिर गया क्योंकि वो दौड़ नहीं पा रहा था उन सारे बच्चों की वजह से। और उन लोगों ने हाथ पकड़ के रखे थे, बहुत ज़्यादा टाइटली हाथ पकड़े थे। तभी वो जो वैनिंग है वो बोलता है कि सीजे, हम क्या करें, हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा है और इस कवच की वजह से हम लोग और भी ज़्यादा बंध गए हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तभी जो सीजे उसकी थी, इसका नाम वेंचिंग है, वो बोलती है कि वैनिंग, हमें कुछ भी करना होगा, हमें इन बच्चों को बचाना है। यदि आज के दिन हम लोग गुसू नहीं पहुंच पाए तो इन सारे बच्चों को भी ना, वो जो वैन रोहान है वो इन सारे बच्चों को भी जला के भस्म कर देगा, ख़त्म कर देगा, जैसे कि उसने पिछली अमावस्या में उन सारे बच्चों को जला दिया था। मैंने अपनी आँखों से देखा था। तो इतना उसने बोला ही था, तभी वहाँ से कुछ पपेट आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी वेंचिंग और वैंडिंग, उन सारे बच्चों को उन्होंने बोला कि तुम लोग लेट जाओ। तो वो सारे बच्चे ना फर्श में वहाँ लेट गए और वो पपेट से वो दोनों लोग ना युद्ध करने लगे, उन पपेट के साथ फाइट करने लगे। वेंचिंग और वैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कल्टीवेटर है। वैंडिंग एक बीटा है और वेंचिंग एक ओमेगा है। इसके बावजूद भी वेंचिंग के पास बहुत ज़्यादा पावर है और वो बहुत अच्छी कल्टीवेटर है। तो अपने कल्टीवेटर से ही वो अपनी पावर से और पूरे स्ट्रांगनेस के साथ में उन सारे पपेट से वो झगड़ा करते हैं। तब जब देखा ना कि वो पपेट की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, जैसे मारती जा रही थी और वो पपेट बढ़ते जा रहे थे, तभी वेंचिंग ने कुछ सोचा और उसने एक स्पेल पढ़ी, जिससे कि एक तलिस्मान निकलता है और उस तलिस्मान से उस पूरे फर्श में पूरी एक लंबी रेखा की तरह उस जंगल में आग लग जाती है। जो आग देख करके वहाँ के जितने पपेट थे वो आग देख करके आगे नहीं बढ़ पाते और वो आग की लपटें इतनी तेज़ थी जैसे कि पूरी आग की दीवार खड़ी हो गई हो, इस तरीके से वो आग थी। तभी वेंचिंग ने कहा कि चलो अब हम चलते हैं इन सारे बच्चों को ले करके। फिर वहाँ से वेंचिंग और वैंडिंग भागते हैं गुसू की तरफ। इन सब जो फाइट में, इन झगड़ों में बचते बचाते उन लोगों को पहुँचते पहुँचते सुबह होने लगी थी। जो सुबह की सूरज की किरण है वो धीरे धीरे अब निकलने लगी थी।
तो और वो लोग गुसू पहुंचते हैं, गुसू बॉर्डर पर पहुंचते हैं। पर अभी भी इतनी सुबह नहीं हुई थी, अभी सिर्फ सुबह के 6 बज रहे थे। जो सूरज निकल रहा था, पूरी तरह से निकला भी नहीं था। वो लोग घूसो के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद उसमें से जो कुछ बच्चे थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, तो वो लोग चल भी नहीं पा रहे थे। वेंचिंग कहती है कि वेंडिंग तुम जाओ और तुम जा करके जो घूसू हैं वहाँ जा करके उनको बताओ कि हमें हंगुन जुन से या फिर यहाँ के क्लान लीडर से या फिर जो जेपी जुन है, हमें उनसे मिलना है। तुम जाओ, हमारी खबर उन तक पहुँचाओ। तभी वेंडिंग ने कहा कि सीजे, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वेंजिंग कहती है कि नहीं वेंडिंग, मैं ठीक हूँ, हमें इन सारे बच्चों को बचाना होगा और हमें यहाँ से जा करके जो हंगुन जुन है उन्हें भी सारी बात बतानी है। यदि हम लोग समय से नहीं पहुँच पाए और हमने उन्हें सारी बात नहीं बताई तो ये पूरा वर्ल्ड ना बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। तुम जल्दी जाओ वेंडिंग, मैं हूँ इन सब बच्चों के साथ, मैं इनका ख्याल रख लूँगी। वेंडिंग ने अपनी सीजे की बात पर नोट किया। तभी वहाँ से वेंडिंग पढ़ता है। उसने देखा, जब वो आया ना तो उसने देखा कि वहाँ पर गार्ड खड़े हुए थे और अंदर जाने के लिए रास्ता बंद थी। उसने उस गार्ड से बात की। उसने कहा कि आप लोग अंदर जा करके जो यहाँ के क्लान लीडर हैं, यदि क्लान लीडर नहीं तो हंगुन जुन से उनसे कहना कि हमें उनसे बात करनी है। हम वैन क्लान से आए हैं और हमें ना हंगुन जुन से बात करनी है। प्लीज़ आप लोग कितना जा करके जल्दी पहुँचा दीजिए, बहुत ज़रूरी है। उन जो वहाँ गार्ड लगे हुए थे, वो गार्ड ने उसकी हालत देखी वेंडिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा घायल था। उसके खून भी निकल रहा था, कभी हाथों से, कुछ गले से, शोल्डर से। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ, बीमार सा दिख रहा था और लग रहा था कि बहुत बुरी कंडीशन थी वेंडिंग की। उन लोगों ने रात भर भाग के छुपते छुपाते बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाए थे, जिसकी वजह से वेंडिंग की भी कंडीशन ना बहुत ख़राब थी। अभी उसमें से एक जो दूसरा वो खड़ा हुआ था, उसने दूसरे गार्ड को बोला कि जाओ, जा कर के अंदर बता दो। तो वो गार्ड अंदर जाता है। वहाँ जाने के बाद उसने ना जो लैन चिरैन है उनके डोर को नॉक किया। जो लैन चिरैन इस समय मेडिटेशन कर रहे थे, सुबह के 6 बज गए थे, तो वो शावल लेकर के बैठ कर के बात लेके मेडिटेशन कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सुबह के 6 बजे, भला यहाँ कौन आ सकता है, उन्होंने जाकर अपना डोर ओपन किया और देखा कि वह गार्ड खड़ा था। तो उसने बोला कि हाँ बोलो, क्या हुआ। तो वो डिसाइपल ना उसने जा करके सारी बात लैन चिरैन को बताई कि वैन क्लान से कोई एक लड़का आया है और वो बोल रहा है कि हमें हंगुन जुन से नहीं तो यहाँ के क्लान लीडर से मिलना है और उसकी कंडीशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो लैन चिरैन थोड़ा टेंशन में आ गए और लैन चिरैन ने बोला कि ठीक है, उसे जा करके बैठक रूम में बिठाओ। इतना बोल के लैन चिरैन अंदर के लिए चले गए और वो डिसाइपल तुरंत बाहर आया और लैन चिरैन ने एक मैसेज, तुरंत उसने एक डिसाइपल को बुलाया और उस डिसाइपल से कहा कि जाओ, जा करके लैन सिचैन और लैन वांगजी को बता दो कि मुझसे आकर के मीटिंग हॉल में मिले। इतना बोल के जो लैन चिरैन है वो मीटिंग हॉल के लिए चले जाते हैं और वो डिसाइपल ने उसने आकर के बताया वेंडिंग से कि ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं, आइए हमारे साथ। फिर वो वेंडिंग को अंदर ले करके जाता है और वहाँ देखते हैं कुछ समय बाद का सीन कि उस मीटिंग हॉल में वहाँ पर लैन सिचैन, लैन चिरैन और लैन वांगजी तीनों लोग वहाँ बैठे हुए थे। तभी वो डिसाइपल ना अपने साथ वेंडिंग को लेकर आता है। अब उन तीनों लोगों ने वेंडिंग को देखा और डिसाइपल ने उन दोनों लोगों ने उनको बो किया और वेंडिंग ने भी उन्हें बो किया। वेंडिंग की हालत बहुत ख़राब थी। वे लैन सिचैन कहते हैं कि आप बताइए, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है। तो वेंडिंग कहता है कि मेरा नाम वेंडिंग है, मैं वैन क्लान से आया हूँ। जो वैन क्लान के क्लान लीडर हैं वैन रूहान, मैं उनका नेफ्यू हूँ और मेरी सीजें आई हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ बच्चों को बचाकर लेकर आए हैं। बात बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। इतना बोलकर वो अपनी नीज़ पर बैठ गया और वो बोलता है बहुत ही कांपती हुई आवाज़ में कि आप लोग प्लीज़ पहले हमारी मदद कर दीजिए। मेरी सीजें और कुछ बच्चे हैं, वो करीब 20 बच्चे हैं, उन बच्चों को हम लोग बहुत मुश्किल से वैन रूहान है उसके कारागार से हम लोग उन्हें निकाल कर लेकर आए हैं बहुत मुश्किल से। आप प्लीज़ पहले मेरी सीजें और उन बच्चों को अंदर बुला लीजिए और उनका इलाज करा दीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ।
जो लैन सेजैन और लैन चेरैन और लैन वांगजी उसको देख कर किस तरह और कैसी नींद में वो बैठ गया, तो वो शौक थे बहुत ज़्यादा। और लैन सेजैन आगे थोड़ा एक कदम बढ़ाते हैं और बोलते हैं पहले आप खड़े हो जाइए और पूरी बात हमें खुलकर बताइए, कौन है आपकी सीजे। तो वैनिंग कहता है कि मेरी सीजे का नाम वैनजिंग है और हम दोनों यहाँ पर बहुत ही ख़ास बात कुछ बताने आए हैं। वो जो इन आयरन है ना उससे रिलेटेड हम कुछ बताने आए हैं। और जो वैन रोहान है वो हंगुन जुन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो कुछ तैयार कर रहे हैं हंगुन जुन को मारने के लिए। पर मैं इस समय आपके सामने शरणार्थी हैं, मैं और मेरी सीजे हम दोनों आपके यहाँ शरणार्थी हैं। प्लीज़ आप लोग हमें अपनी शरण में ले लीजिए और उन बच्चों को बचा लीजिए। इतना बोल के जो वैनिंग है उसने अपना सर नीचे झुका लिया। तो वो जो लैन चेरैन उन्होंने इशारा किया कि ठीक है, इससे बोलो कि अपनी सीजे को लेकर आए। तो लैन सेजैन है उन्होंने उनकी बात पर नोट किया और बोलते हैं वैनिंग से कि ठीक है, जाओ जा करके उन बच्चों और जो वैनचिंग तुम्हारी सीजे हैं उन्हें अंदर लेकर के आओ। तो वैनिंग ने उनकी बात पर नोट किया और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता हुआ खड़ा हुआ। जब वो खड़ा होने लगा ना तो खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके पैर में भी एक बहुत गहरा घाव था। तो वांगजी ने कहा कि ठीक है, तुम पहले यहाँ से हीलर के पास हम तुम्हें पहुँचाते हैं और हम कुछ डिसाइपल को भेज देंगे, तुम्हारी सीजे को बुला लाएंगे। बताओ वो कहाँ है, वो तुम्हारी सीजे। तब वैनिंग ने बताया कि वो लोग एक छोटी सी पहाड़ी है उसके पीछे छुपे हुए बैठे हैं, वहाँ मेरी सीजे हैं और 20 बच्चे हैं। तो उनके बात पर उन्होंने नोट किया। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाय।